नमस्कार सभी श्रोतागण, स्वागत है आपका ICRRCNEH पॉडकास्ट में। आज हम जिस फसल की चर्चा करने जा रहे हैं वह आपकी थाली से लेकर मिठाई तक हर जगह मौजूद रहती है। आप बता सकते हैं हम किस फसल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं? जी हाँ, आपने सही पहचाना। हम आज बात कर रहे हैं गाजर की। गाजर पर विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर VK वर्मा जी, जो कि ICRRCNEH में सीनियर साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका पॉडकास्ट में। नमस्कार दीपक जी, आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार। और जैसा कि आपने बताया कि आज हम चर्चा करने वाले हैं कि गाजर की खेती कैसे करें, और मुझे उम्मीद है कि हमारे चर्चा से और सारे किसान भाई ज़रूर लाभान्वित होंगे। आप बताइए, आप गाजर का उपयोग सबसे ज़्यादा कहाँ करते हैं? सलाद के रूप में, जूस के रूप में या हलवा के रूप में? सर, गाजर का उपयोगिता किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक होता है, उसका क्या क्या बेनिफिट्स है, इसके बारे में सर बताइए। गाजर मुख्य रूप से विटामिन ए का प्रमुख स्रोत माना जाता है, क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन बहुत उच्चतम मात्रा में पाया जाता है और ये एक प्रमुख स्रोत है बीटा कैरोटीन, जो विटामिन ए का एक स्रोत माना जाता है। इसके अलावा अलग अलग तरह की गाजर होती हैं, जैसे कि वो बैगनी कलर की होती हैं, कुछ ऑरेंज कलर की होती हैं गाजर, रेड कलर की होती हैं। तो रेड कलर की गाजर जो होती हैं वो लाइकोपिन में कंटेंट उसमें ज़्यादा होता है। जो ऑरेंज कलर की गाजर होती है उसमें मुख्य रूप से बीटा कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, और जो बैगनी कलर की होती है उसमें एंथोसाइनिन जो है पिगमेंट, उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। और जो येलो कलर की गाजर होती है उसमें जो है जेंथोफिल की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये सारे जो पिगमेंट हैं ये विटामिन ए के रूप में भी कन्वर्ट होकर के हमारे शरीर में उपलब्ध होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट का एक प्रमुख रोल अदा करते हैं। जहाँ तक इनकी प्रयोग की बात है गाजर की, तो गाजर हम जैसे कि जानते हैं कि सलाद में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जूस बनाने में हम प्रयोग कर सकते हैं। हलवा जो बहुत ही प्रसिद्ध मिठाई है हमारे देश की, गाजर का हलवा, उसमें जो है इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। इसके अलावा एक कंची नाम से एक पेय द्रव्य बनाया जाता है जो कि फर्मेंट करके तैयार किया जाता है, और हमारे शरीर में पोषण के अलावा वो हमारे जो गट है, हमारी पाचन तंत्र है, उसको बहुत मजबूत करता है। तो इस तरह से इसके अलग अलग प्रयोग हैं और हमारे देश में प्राचीन काल से इसका प्रयोग होता आ रहा है। आज मुझे एक नया चीज़ जानने को मिला, जो गाजर से एक द्रव्य भी तैयार किया जाता है जिसका नाम कंची है। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा सर, धन्यवाद इसके लिए। सर, गाजर जो है यह सिर्फ ठंडे इलाकों में उगाया जा सकता है या जहाँ पे गर्मी होती है उस इलाके में भी ये उगाया जा सकता है? इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया मुख्य हैं उस पर? गाजर मूल रूप से इसकी उत्पत्ति जो है ठंडे जगह में हुई है, और इसकी खेती हम ठंडी के मौसम में कहीं पर भी कर सकते हैं अपने देश में। और अलग अलग प्रजातियों का विकास हुआ है हमारे देश में, जो कि गर्म जलवायु में भी वो सहिष्णुता उसमें पाई जाती है। 18 से 22 डिग्री तापमान में इसको हम अच्छी तरह से उपज ले सकते हैं इस क्रॉप का, और यह तापक्रम हमें ज़्यादातर ठंडी के मौसम में उपलब्ध होता है। तो किसान भाई इसको ठंडी में सितंबर महीने से लेकर के और फरवरी तक आराम से लगा सकते हैं किसी भी भाग में इस देश के। लेकिन जहाँ तक पूर्वोत्तर भारत में है, हमारे यहाँ बहुत ही माइल्ड मतलब मध्यम रूप से गर्मी पड़ती है। तो ये मार्च अप्रैल छोड़ दीजिए अगर, तो इसको हम पूरे वर्ष में खेती कर सकते हैं। जहाँ तक ये मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्र की बात करें तो यहाँ किसान आराम से पूरे साल में अगर उनके पास सिंचाई के साधन हैं तो खेती कर सकते हैं। ओके सर। सर, जैसा कि आपने बोला गाजर की खेती हर जगह की जा सकती है, बस टेम्परेचर का ख्याल रखना होगा और ठंडे मौसम में कर सकते हैं। सर, इसके लिए मिट्टी किस प्रकार की ज़रूरत होती है और किस मिट्टी में अधिक फसल देती है?
ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है दीपक जी। हमें हमेशा गाजर की खेती के लिए जो है गहरी मिट्टी चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी में गहराई तक जाती हैं। तो इसके लिए जब भी हम खेत या जो भी हम क्षेत्र जो है का चुनाव करते हैं खेती के लिए, तो वहाँ की हमें ये ध्यान रखना है कि ज़्यादातर किसान कभी कभी क्या होता है कि स्लोप या जहाँ ढलान वाली मिट्टी पे लगा देते हैं, लेकिन मिट्टी की गहराई पर्याप्त नहीं होती है। तो ऐसे में जो जड़ है वो गहराई तक नहीं जा पाता है और उसके जड़ जो है छोटे छोटे रह जाते हैं। तो ये हमेशा ध्यान देना चाहिए कि मिट्टी जो है गहरी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, मिट्टी अच्छी उपजाऊ वाली होनी चाहिए और इसमें सिंचाई के अच्छे साधन होने चाहिए, क्योंकि इसमें हमेशा जो है नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। तो गहरी मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी और जहाँ तक बलुई दोमट या दोमट मिट्टी जो है इसके लिए सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। ओके सर, तो किसान भाई इसके लिए सर्वोत्तम मिट्टी जो है वो है बलुई दोमट मिट्टी। सर अब हम इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए आपसे ये जानना चाहेंगे कि गाजर कितनी प्रजातियां हैं और भारत में मुख्य रूप से किस प्रकार की किस्मों का उपयोग किया जाता है। देखिए, गाजर में दो तरह की प्रजातियां होती हैं। एक होती है शीतोष्ण जलवायु की गाजर, जिसका हम बीज उत्पादन भी पहाड़ी क्षेत्रों में करते हैं और उत्पादन भी करते हैं, क्योंकि उसके पुष्पन के लिए या फ्लावरिंग के लिए कम तापक्रम की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी प्रजातियां जैसे कि नैंटस, न्यू कुरोदा, ये प्रजातियां जो है हमारी शीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत आती हैं। दूसरी जो है ग्रुप है या कैटेगरी है जिसको हम ट्रॉपिकल टाइप कैरेट के नाम से जानते हैं। तो इसमें पूसा केसर प्रमुख प्रजातियां हैं, या बहुत सारे पूसा गुलाबी, पूसा जामुनी, अलग अलग रंग की प्रजातियां, पूसा रुधिरा के नाम से प्रजाति विकसित की गई है। और हमारे सब्जी अनुसंधान केंद्र जो है, भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र जो बनारस में स्थित है, उन्होंने भी बहुत अच्छी प्रजातियां अलग अलग कलर की विकसित की हैं और उनका उत्पादन भी बहुत अच्छा है। तो ये कुल मिलाकर के दो तरह की गाजर की खेती हमारे देश में की जाती है। तो दोस्तों, अभी जो सर ने बताया है गाजर की प्रजातियां, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कौन सी गाजर पसंद है। सर, बुआई के लिए सबसे उपयुक्त समय क्या होता है? गाजर की बुआई के लिए अगर हम अपने नॉर्थ इंडिया में बात करें या उत्तर भारत की बात करें, तो मैदानी क्षेत्र में इसकी खेती आप अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक सबसे उपयुक्त माना जाता है। और उस समय में किसानों को ये सुझाव दिया जाता है कि वो 15 दिन या 20 दिन के अंतराल पे सोइंग करते रहें कुछ मात्रा में, जैसे कि उनको जो है उपज एक साथ ना निकालना पड़े, हार्वेस्ट करना पड़े, और वो मार्केट में जो है बाज़ार में अच्छा उसका दाम प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र की बात है, तो यहाँ पर जलवायु इतना एक्सट्रीम नहीं होता है। जैसे कि हमारा तापक्रम मैक्सिमम जाता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस या 30 से 32 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे स्थिति में हम लगभग इसका, अगर हमारे पास सिंचाई के साधन हैं तो पूरे वर्ष भर हम इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से इसका फसल की बात करें तो अक्टूबर से लेकर के आप जनवरी, और फिर बरसात में जहां हमें पानी का वाटर लॉगिंग का समस्या नहीं है, वहां पर हम इसको बरसात के समय भी अच्छी तरह से जो हम रिच फ्रो बनाते हैं वैसा बना करके बेड जो है हम इसकी खेती बरसात में भी कर सकते हैं। ओके सर, तो जैसा कि आपने देखा, इसका बुआई का जो सबसे उत्तम समय है वो अक्टूबर से लेके फरवरी तक माना जाता है। सर, इसकी बुआई कैसे करें और बुआई करने के लिए खेत को कैसे हम तैयार कर सकते हैं? इसकी गाजर की खेती के लिए सबसे सर्वप्रथम हमें अच्छी से इसको मिट्टी को अच्छी से जुताई करना है, 2-3 बार जो है प्लाउइंग करना है। और इसके बाद में ज़्यादातर इसकी खेती जो है हम लोग रेस्ड बेड में करते हैं, ऊंचा उठा हुआ बेड में करते हैं। तो बेड की हम
जब बात करते हैं तो स्लोप पे खेती करते हैं या टेरेस में खेती करते हैं, तो उसमें जो है आप बेड बनाते हैं, बेड की ऊंचाई जो है कम से कम 15 सेंटीमीटर ऊंचा उठा होना चाहिए और 1 मीटर जो आपकी चौड़ाई होनी चाहिए और लंबाई 5 से 10 मीटर 7 मीटर ज़मीन की उपलब्धता के हिसाब से आप बना सकते हैं। जहाँ तक बुआई की बात है तो इसको हम किसानों को सुझाव देते हैं कि इसके बीज को आप एक बुआई के पहले कम से कम 10-12 घंटा के लिए बीज को पानी में भिगो देना चाहिए। इससे क्या होगा कि इसमें जो है जर्मिनेशन परसेंट जो उसमें जमा होती है वो बढ़ जाती है। जब आपका पानी में भिगोने के बाद निकाल लीजिए बीज को और उसको छांव में सुखा लीजिए थोड़ा सा। फिर इसके बाद आप इसको बालू या रेत में मिला करके और इसको लाइन में आप बुआई कर सकते हैं। बुआई के समय ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा बीज ना गिरे एक जगह पर, तो उसके लिए हम बालू मिलाते हैं। और दूसरा चीज़ है कि लाइन में हम इसकी जो है बीज की बुआई करते हैं। बुआई के समय जो है हमारा स्पेसिंग जो उसमें अंतराल जो है लाइन टू लाइन जो होता है उसमें कम से कम 20 से 25 सेंटीमीटर जो है के अंतराल पे हम जो है लाइन खींच करके और 0.5 यानी 0.5 सेंटीमीटर के गहराई पर हम इसको सोइंग करते हैं। बहुत ज़्यादा गहरा भी नहीं होना चाहिए। यह भी ध्यान रखना है कि बुआई के समय मिट्टी में नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, क्योंकि अर्ली स्टेज में अगर जमाव अच्छा नहीं होगा तो फिर ये हमारे उपज पे भी प्रभाव डालता है। दूसरा चीज़ ये ध्यान देने वाली बात है कि करीब 20 से 25 दिन के बाद में, जब आपका 15 से 20 दिन बाद में जब अच्छी तरह से जमाव आ जाए तो जितने कमज़ोर पौधे हैं उनको थिनिंग करना चाहिए, उसमें निकाल देना चाहिए। तो जो अंतिम जो है पौध से पौध के बीच में जो स्पेसिंग रखते हैं कम से कम 5 से 7 सेंटीमीटर के बीच में एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में दूरी होनी चाहिए, ताकि पौधे को अच्छा से पोषण मिल सके और जड़ का अच्छे से विकास हो सके। तो ये सब ध्यान देने वाली चीज़ें हैं जब हम गाजर की खेती करते हैं। तो किसान भाइयों, आपके अनुसार गाजर की खेती में कौन सा खाद सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है? क्या आपको पता है तो कमेंट करें, नहीं तो अभी हम सर से जानते हैं। सर, गाजर की खेती के लिए कौन सी खाद सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है और इसकी सिंचाई के लिए हम क्या करते हैं? गाजर की अच्छी उपज के लिए मिट्टी का उपजाऊ होना अत्यंत आवश्यक है और अच्छी उपज के लिए जैसा कि हमारे शोध में पाया गया है कि कम से कम 15 से 20 टन FYM जो है सड़ी हुई गोबर की खाद जो है को मिट्टी की तैयारी के समय अच्छे से मिला देना चाहिए। जहाँ तक आजकल हम लोग एकीकृत पोषण तत्व प्रबंधन की बात करते हैं, तो उपज को बढ़ाने के लिए जहाँ तक हमारे वैज्ञानिक शोधों में पाया गया है कि 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास की जो हम फर्टिलाइज़र है, खाद है, उसको हमें यूरिया है, SSP है, MOP के माध्यम से हम खेत में डाल सकते हैं। जहाँ तक इसके प्रयोग की बात है तो 50% यूरिया का हिस्सा या नाइट्रोजन का भाग और पूरा खुराक जो है हमारा फास्फोरस पोटास का जो है मृदा के हम जब तैयारी करते हैं उसी समय हमें अच्छी तरह से मिट्टी में मिला करके और जुताई कर देना चाहिए। और जो बाकी आधी खुराक जो बची हुई है यूरिया की, उसको हमें जब हम पहली बार जब बीडिंग करते हैं और उस समय या सिंचाई करते हैं तो उसी समय हमें टॉप ड्रेसिंग करना चाहिए, यूरिया के रूप में कर सकते हैं, ज़्यादातर हम करते हैं। तो उससे क्या हो गया कि हमारी जो है उर्वरक का प्रयोग जो है उसका एफिशिएंसी बढ़ जाता है अगर हम उसको स्प्लिट डोजेज में खुराक को हम अलग अलग भागों में अगर हम जो है खेत में अप्लाई करते हैं। तो ऐसा पाया गया है, इससे हमारी जो भी हम खेत में डालते हैं उर्वरक तो उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। जहाँ तक सिंचाई की बात है तो बीज की बुवाई के समय जैसे कि आपको बताया कि नमी पर्याप्त होनी चाहिए।
अगर मान लो मिट्टी में नमी कम भी है तो ज़्यादातर हम लोग ये कहते हैं, किसान भाइयों को सुझाव देते हैं कि जैसे आपने बीज को बोया है उसके तुरंत बाद जो है पहली सिंचाई दे देनी चाहिए। और फिर ज़रूरत के हिसाब से, जैसे कि ठंडी के मौसम में अगर हमने गाजर की खेती की है तो 10 से 15 दिन के अंतराल पे सिंचाई करना है। अगर हम गर्मी में कर रहे हैं इसकी खेती, या जैसे कि फरवरी मार्च का टाइम है, उस समय जो है 5 से 7 दिन के अंतराल पे हमें सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे अगर हम सिंचाई और खाद को आवश्यकता अनुसार अगर हम अपने खेत में अपनी फसल में प्रयोग करते हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि इससे उपज जो है अधिक रूप से हम बढ़ा सकते हैं। बहुत ही सही बात की सर ने। खादों का उपयोग जैसे कि सर ने बताया अलग आधा आधा करके 50% करके करना चाहिए। सर, गाजर की अच्छी खेती के लिए खरपतवार नियंत्रण कैसे किया जाए, क्योंकि खरपतवार जब गाजर में होता है तो इससे गाजर को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तो इसको हम कैसे करें? देखिए, गाजर की खेती में खरपतवार प्रबंधन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और इसके लिए सबसे बढ़िया समय है कि 25 से 30 दिन बुआई के बाद में जब हम सिंचाई करते हैं या यूरिया का जो है पृथक खुराक जो है खेत में टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग करते हैं, तो उसके पहले ही हमें मैनुअली मतलब खुद से ही खुरपी के माध्यम से या कुदाली के माध्यम, ज़्यादातर खुरपी के माध्यम से इसको बीडिंग या खरपतवार नियंत्रण करने की आवश्यकता पड़ती है। और जब हम खरपतवार के लिए हम बीडिंग करते हैं तो उसी टाइम हमें यूरिया का भी जो है प्रयोग करना चाहिए। और यूरिया के प्रयोग के बाद में अगर हमने अपना खेती जो है अगर हम टेरेस पे कर रहे हैं या मेड़ों पे कर रहे हैं तो उस समय हमें थोड़ा सा अर्थिंग अप करने की भी ज़रूरत होती है। और जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया कि थिनिंग जो है उसमें जो हमारे बहुत सारे पास पौधे उगे होते हैं उनको भी उसी समय जब हम खरपतवार नियंत्रण करते हैं 25 से 30 दिन में, तो उसी समय हम उनको जो है निकाल देते हैं। और 5 से 7 सेंटीमीटर पौध की दूरी को भी हमें मेंटेन करने की आवश्यकता पड़ती है। और जैसे हमने बीडिंग किया, यूरिया डाला और उसी समय हमने जो है क्या करना है, अर्थिंग अप भी कर देना है ताकि जड़ों का अच्छा से विकास हो सके और उनको पोषण पूरी तरह से मिल सके। सर, कभी कभी आपने देखा होगा गाजर की पत्तियां मुरझाने लगती हैं, यह किस बीमारी के कारण होती हैं और इसका प्रबंधन सर हम लोग कैसे कर सकते हैं? गाजर में जो आप बात कर रहे हैं पत्तियां मुरझाने की, तो इसमें लीफ ब्लाइट जो है बीमारी एक प्रमुख बीमारी है और ये कवक जनित बीमारी है। तो इसके जहाँ तक हम उपचार की या प्रबंधन की बात करें तो इसमें कुछ चीज़ें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जब हम बाज़ार से बीज खरीदते हैं तो वो तो ऑलरेडी उपचारित होते हैं, और जो हम कभी कभी होता है कि बाज़ार में जो लूज पैकेट में सीड बिक्री होती है वो ट्रीटेड नहीं होते हैं, उपचारित नहीं होते हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या करना है कि किसान को बीज का उपचार करने की ज़रूरत होती है। तो ये पहली बात ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़ क्या है कि यह बीमारी कांटेक्ट होने से भी फैलती है। तो अगर हमारा पौधा बहुत क्लोज स्पेसिंग है तो उसमें क्या होता है, ये बहुत तेज़ी से फैलती है यह बीमारी। तो उसके लिए जैसे हमने बताया कि थिनिंग करना चाहिए, उसमें प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। तो अगर हम 5 से 7 सेंटीमीटर पौध से पौध, लाइन से लाइन की दूरी जैसे कि हमने बात की 20 से 25 सेंटीमीटर अगर हम उसमें मेंटेन करते हैं तो इस तरह से भी बचाव कर सकते हैं बीमारी को फैलने से। अगर बीमारी आ जाती है तो उसके लिए हमें कवकनाशी का प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है। इसमें बहुत सारे कवकनाशी हैं, आप जैसे कि रिडोमिल का यूज कर सकते हैं या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी यूज कर सकते हैं। तो ये फंजीसाइड जो है का प्रयोग करके हम इस बीमारी से बच सकते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि जितने भी फंजीसाइड हैं इनका प्रयोग तब करें जब मौसम खुला हो, कम से कम 8-10 घंटा बारिश की संभावना ना हो। अन्यथा क्या होता है कि जैसे हमने अभी खेत में जाकर के इस दवाई का छिड़काव किया और
आधे घंटा 1 घंटे बाद बरसात हो गई तो सारा जो दवाई है वो पानी के साथ बह जाएगा और उसका इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाता है, उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो हम किसान भाइयों को हमेशा सुझाव देते हैं कि जब भी इन सब दवाइयों का छिड़काव करें तो मौसम को भी ध्यान में ज़रूर रखें। जैसा कि सर ने बताया, इससे बचने के लिए 3 चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहले बीजोपचार, और दूसरा चीज़ जो प्रॉपर स्पेसिंग के साथ पौधा होना चाहिए, और तीसरा जब आप फंजीसाइड उस पर छींटे तो उस समय आप मौसम का भी ध्यान जरूर रखें। सर, कभी कभी गाजर 2-3 हिस्सों में बट जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं? यह एक आकारिकीय विकार है गाजर में। इसमें क्या होता है, जब हम मिट्टी में कंपोस्ट को जो है मिक्स करते हैं, अगर कंपोस्ट प्रॉपरली या अच्छी तरह से मिट्टी में मिक्स नहीं हुआ है तो कहीं कहीं पर टुकड़ों में पड़ा हुआ होता है, तो जब पौधे का विकास होता है तो जड़ें जो होती हैं, जहाँ जहाँ उनको पोषक तत्व मिलता है या जहाँ जहाँ कंपोस्ट रहता है उस डायरेक्शन में वो भागने लगते हैं। तो मान लो जड़ के दो साइड में पड़ा हुआ है, या बीच में जहाँ पर हमारा सीड लगाया है वहाँ पर नीचे कंकर पत्थर पड़ा हुआ है और साइड में कंपोस्ट है, तो इस तरह से हमारे वो जो है जड़ें बढ़ जाते हैं, जिसको हम फोर्किंग कहते हैं। तो इसकी निदान के लिए तो यही उपाय है कि आपकी मिट्टी अच्छे से भुरभुरी होनी चाहिए और उसमें कंपोस्ट अच्छी तरह से मिश्रित किया होना चाहिए। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो इस जो आकारिकीय जो है समस्या है, इससे हम निदान पा सकते हैं। सर, जैसा कि हम जानते हैं किसान भाई जो खेती करते हैं उनका मुख्य आय का स्रोत यही होता है, तो किसान भाइयों को गाजर की खेती करने से कितनी उपज मिल सकती है? गाजर की उपज जो है मुख्य रूप से हमारी फसल प्रबंधन पे और किस तरह की हम किस्म का चयन करते हैं इस पे निर्भर करता है। लेकिन अगर हम एवरेज देखें तो तकरीबन हमें 20 to 25 टन यानी 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अगर हम अच्छी प्रजाति का चयन करके और अच्छे फसल प्रबंधन के साथ हम इतना औसतन उपज हमें मिल सकती है। सर, जैसा कि आप जानते हैं किसान भाई का आय का स्रोत मेनली खेती होता है, तो वो अगर गाजर का खेती करे तो उनको कितनी उपज मिल सकती है? और जैसे कि गाजर जल्दी ख़राब हो सकता है या क्या, उसके लिए स्टोरेज के लिए हम क्या कर सकते हैं? सर देखिए, गाजर की उपज जो है मुख्य रूप से हमारे फसल प्रबंधन और प्रजाति पर निर्भर करता है। फसल प्रबंधन की बात करें तो उसका हम किस समय में हम उसका बीज का बुआई कर रहे हैं, अगर हम सही समय पे करेंगे तो अच्छी उपज मिलेगी। अगर हम पहले या बाद में उसकी सोइंग करते हैं या बीज लगाते हैं तो उसमें कम उपज की संभावना रहती है। और औसतन जो है 1 हेक्टेयर में अगर हम अच्छी प्रजाति की बात करें तो करीब करीब 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमें गाजर का उत्पादन मिल सकता है। आपने बात की कि इसको हमें कैसे संरक्षित कर सकें, कैसे स्टोर करें, तो अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें या औसतन सामान्य तापक्रम में, इसको हम 3 से 4 दिन तक आराम से रख सकते हैं बिना किसी नुकसान के। लेकिन अगर हमें एक्सपोर्ट करना है, कहीं बाहर भेजना है या फिर हमें स्टोर करके धीरे धीरे मार्केट में बाज़ार में अपने माल का सप्लाई करना है, तो उसके लिए अगर हम 0 से 4.5 डिग्री सेल्सियस की बात करें स्टोरेज टेम्परेचर की, तो इससे हम करीब 6 से 7 महीना तक आराम से स्टोर कर सकते हैं एक अच्छा खासा, जो अगर हमारे पास स्टोरेज की फैसिलिटी है। और दूसरा चीज़ क्या है, जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसके बाद में हमें पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, उससे भी हमारी स्टोरेज लाइफ जो है बढ़ सकती है। तो इसके लिए क्या करना है कि हम जैसे हार्वेस्ट करने के बाद इसको हमें शेड में ड्राई करना चाहिए हल्का सा। और कभी भी हार्वेस्टिंग करते हैं तो
दोपहर में अवॉइड करना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग में हार्वेस्ट करना चाहिए फसल को। और उनका जो ऊपर वाली हरी पत्तियां हैं उनको हमें ट्रिमिंग करने की ज़रूरत है, ग्रेडिंग करने की ज़रूरत होती है यूनिफॉर्मिटी के लिए, इससे हमें अच्छा प्राइस मिल सकता है। और वॉशिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मिट्टियाँ लगी होती हैं, तो अच्छे मतलब जिस भी पानी में हम उसको साफ पानी में इसको हमें अच्छे से धोना चाहिए और शेड में ही सुखाना चाहिए, जहाँ किसी छांव वाले स्थान पर इसको सुखा करके फिर इसके बाद हम चाहे गनी बैग हो या बम्बू का बास्केट हो उसमें रख करके और इसमें हम भंडारण कर सकते हैं। और जब भी मार्केट में अगर ज़रूरत है, हमें धीरे धीरे सप्लाई करना है, तो उस हिसाब से किसान अपना उत्पाद का जो है बिक्री कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि गाजर की उन्नत खेती करना कितना आसान और लाभकारी है। तो जैसा सर ने बताया, अगर आप उस प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति से खेती करते हैं तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो कमेंट में ज़रूर बताइए आप लोगों ने वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया या नहीं। आज हमारे साथ थे डॉक्टर वीके वर्मा जी। सर, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दीपक जी। जैसे कि आज हम सभी लोगों ने बहुत विस्तृत रूप से गाजर की वैज्ञानिक खेती के बारे में चर्चा की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे आपके श्रोता ज़रूर लाभ उठाएंगे। और अगर कोई भी समस्या आती है तो हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं और हम सभी को यही सुझाव देते हैं कि आप वैज्ञानिक तरीके से खेती कीजिए और लाभ उठाइए। और गाजर की खेती ही बहुत ही आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण फसल है, कम समय में आपकी आमदनी बढ़ा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।